ठीक है, हेडिंग डालिए मेथड्स फॉर इंप्रूविंग कोरोना। ठीक है, कोरोना को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, मतलब इंप्रूव की जगह एक काम कर देते हैं, उसको रिड्यूसिंग कर देते हैं। मेथड फॉर रिड्यूसिंग कोरोना। ठीक है, कोरोना को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे घटा सकते हैं। ठीक है, देखेंगे मेथड फॉर रिड्यूसिंग कोरोना। तो कोरोना को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे इसको घटा सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे कोरोना को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, तो इसके लिए मेथड होगा बाय इंक्रीजिंग साइज और डायामीटर ऑफ कंडक्टर। ठीक है, जो कंडक्टर है उस कंडक्टर का क्या करेंगे, डायमीटर इंक्रीज करेंगे, या बोलेंगे उसका साइज इंक्रीज करेंगे। तो पता है कि कंडक्टर का डायमीटर या साइज इंक्रीज करने से क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट रिड्यूस होता है ना। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट रिड्यूस्ड होगा तो कोरोना इफेक्ट भी रिड्यूस्ड हो जाएगा। सेकंड क्या कर सकते हैं, बाय इंक्रीजिंग स्पेसिंग बिटवीन कंडक्टर। तो कंडक्टर्स के बीच की स्पेसिंग को इंक्रीज करके, लेकिन यदि कंडक्टर के बीच की स्पेसिंग इंक्रीज करेंगे तो क्रॉस आर्म का डिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो बहुत ज्यादा कंडक्टर के बीच की स्पेसिंग को भी इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और थर्ड मेथड होता है बाय यूजिंग बंडल कंडक्टर। ठीक है, तो थर्ड मेथड है यहाँ पे बाय यूजिंग बंडल कंडक्टर। तो कोरोना को रिड्यूस करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड क्या होता है, बाय यूजिंग बंडल कंडक्टर। ठीक है, तो कोरोना को रिड्यूस करने के लिए किसका यूज करते हैं, बंडल कंडक्टर का यूज करते हैं। ठीक है, अब ये बंडल कंडक्टर क्या होता है, तो जैसे हमने देखा था कि इस तरह से अपना एसीएसआर कंडक्टर होता है ना। एसीएसआर कंडक्टर कैसा होता है, इस प्रकार से कई कंडक्टर्स को मिलाकर उसको बनाया जाता है ना। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, बंडल कंडक्टर। नहीं, गलत है। ठीक है, ये बंडल कंडक्टर नहीं है। बंडल यानी कि बहुत सारे छोटे छोटे कंडक्टर को मिला के कंडक्टर बना दिए, वो बंडल नहीं है। बंडल कंडक्टर का मतलब है जैसे ये एसीएसआर कंडक्टर है, ठीक है, वैसे ही क्या होगा आर फेज के लिए, जैसे कि सपोज ये आर फेज है, तो इस आर फेज के लिए आपका ये एक एसीएसआर कंडक्टर है यहाँ पे। ठीक है, और आर फेज के लिए ही ये एक दूसरा एसीएसआर कंडक्टर है। तो आर फेज के लिए हम कितने एसीएसआर कंडक्टर का यूज कर रहे हैं, दो एसीएसआर कंडक्टर का यूज कर रहे हैं। तो ग्रुप ऑफ टू और मोर एसीएसआर कंडक्टर को क्या बोलेंगे, बंडल कंडक्टर। ठीक है ना, ये बंडल नहीं है, समझ में आई ना। तो समझ में आ रहा है, आर फेज के लिए हमने क्या किया, दो एसीएसआर कंडक्टर को यूज किया, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना रखते हैं, 0.2 से 0.6 मीटर के लगभग इनके बीच का डिस्टेंस होता है। तो इनको क्या कहते हैं, बंडल कंडक्टर बोलेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से वाई फेज के लिए भी क्या करेंगे, यहाँ पे टू कंडक्टर्स का यूज करेंगे। ये हो गया, और ये बात समझ में आई। इसी तरह से आर वाई बी फेज है ये, और बी फेज के लिए भी क्या करेंगे, यहाँ पे टू और मोर एसीएसआर कंडक्टर्स को यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ एसीएसआर कंडक्टर ये क्या कहलाता है, बंडल कंडक्टर कहलाता है। ठीक है ना, ग्रुप ऑफ एसीएसआर कंडक्टर क्या कहलाता है, बंडल कंडक्टर। तो जैसे यहाँ पे टू यूज किए हैं, थ्री भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ऐसा थ्री बंडल कंडक्टर हो सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, फोर हो सकते हैं, फाइव हो सकते हैं, सिक्स हो सकते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है कि अपनी ट्रांसमिशन वोल्टेज कितनी है। तो जितनी हायर वोल्टेज होगी उतना नंबर ऑफ कंडक्टर्स को हमको यूज करना पड़ेगा। जैसे बहुत हायर वोल्टेज है तो वहां पे इस प्रकार से ऐसा 6 कंडक्टर्स को यूज करते हैं ऐसा। ठीक है, और ये कंडक्टर्स के बीच में क्या होगा, 0.2 से 0.6 मीटर का क्या होगा, स्पेसिंग होगा। और इसमें जो ईच कंडक्टर होता है ना, ये क्या हो गया, ये बंडल हो गया। ये क्या हो गया, आपका बंडल हो गया ये। तो ये बंडल हो गया, और इसमें जो ईच कंडक्टर होता है उसको क्या बोलते हैं, सब कंडक्टर बोलते हैं इसको।
सब कंडक्टर। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या होता है, ठीक है, मतलब कि जब हम यहाँ पे बंडल कंडक्टर यूज कर रहे हैं तो ऐसा करने से कैसे हमारा जो कोरोना इफेक्ट है वो रिड्यूस्ड हो जाता है। तो जब हम देखेंगे कि हमने कंडक्टर्स के बीच की स्पेसिंग को इंक्रीज कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे जो कंडक्टर का डायामीटर है वो डायामीटर क्या हो जाएगा, उसका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो कंडक्टर का डायामीटर इंक्रीज होगा तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा, रिड्यूस्ड होगा, और पोटेंशियल ग्रेडियंट रिड्यूस्ड होगा तो वहां पे कोरोना इफेक्ट भी रिड्यूस्ड हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो हमको क्या करना पड़ता है, कोरोना को रिड्यूस करने के लिए कंडक्टर का साइज बहुत बड़ा लेना पड़ता है ऐसा, तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल वहां पे बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल भी क्या होगा, ज्यादा नहीं लगेगा, है ना, क्योंकि इनके बीच में क्या है, यहाँ पे एयर है, और कोरोना इफेक्ट भी क्या होगा, वहां पे रिड्यूस्ड हो जाएगा। तो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन जो होती है 220 केवी एंड हायर वोल्टेज के लिए, ठीक है, विदाउट बंडल कंडक्टर हम ट्रांसमिशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो 220 केवी एंड हायर वोल्टेज के लिए किसका यूज करते हैं, बंडल कंडक्टर का यूज करते हैं। तो एग्जाम में पूछेगा ये क्वेश्चन, है ना, कि ट्रांसमिशन लाइन में बंडल कंडक्टर का यूज क्यों करते हैं, या कोरोना इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए किसका यूज करते हैं, बंडल कंडक्टर का यूज करते हैं। ठीक है, इसका एक दूसरी एडवांटेज और मिलती है, बंडल कंडक्टर को यूज करने की दूसरी एडवांटेज क्या होती है, हम क्या कर पाते हैं, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन कर पाते हैं। तो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन करने पे जो कैपेसिटेंस ऑफ लाइन होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, और स्पेसिंग बिटवीन कंडक्टर है, इसके बीच में क्या है, यहाँ पे एयर है, तो इसका इंडक्टेंस क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। तो ट्रांसमिशन लाइन का जो सर्ज इंपेडेंस होता है, ये सर्ज इंपेडेंस क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो इससे ट्रांसमिशन लाइन की मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट करने की जो कैपेबिलिटी है, उसकी क्षमता है, वो वहां पे इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो इसके लिए किसका यूज करते हैं, वहां पे बंडल कंडक्टर का यूज करेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर इसमें लिखते हैं यहाँ पे नहीं समझ में आया, यहां पे क्या करेंगे, मेथड फॉर रिड्यूसिंग, क्या है ये, कोरोना इफेक्ट, कि कोरोना इफेक्ट को हम कैसे कम करेंगे। तो कोरोना इफेक्ट को कैसे कम कर सकते हैं, बाय इंक्रीजिंग साइज और डायामीटर ऑफ कंडक्टर। तो हमें पता है, कल परसों पढ़े थे कि यदि कंडक्टर का डायामीटर या उसकी रेडियस इंक्रीज होती है तो क्या होता है, तो बताया था कि जो पोटेंशियल होता है, इसका फार्मूला क्या होता है यहाँ पे, ठीक है, इनटू क्या होता है, रेडियस, चार्ज अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इनटू क्या होता है, रेडियस। यदि कंडक्टर की रेडियस इंक्रीज होगी, कंडक्टर का डायमीटर इंक्रीज होगा, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिक्रीज, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, तो कंडक्टर का साइज इंक्रीज करने से कोरोना इफेक्ट क्या होता है, रिड्यूस्ड हो जाता है। कंडक्टर के बीच की स्पेसिंग इंक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा, वहां पे रिड्यूस्ड होगा, तो कोरोना इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। या फिर क्या कर सकते हैं, बंडल कंडक्टर का यूज करेंगे। बंडल कंडक्टर का क्या मतलब होता है, तो बंडल कंडक्टर का मतलब होता है कि जैसे यहाँ पे देखेंगे, ये क्या है, एक ACSR कंडक्टर है। ACSR कंडक्टर कैसे बनाते हैं, यहाँ पे क्या होता है, गैल्वेनाइज्ड स्टील, इसके सराउंडिंग्स में क्या होते हैं, एल्यूमिनियम कंडक्टर। तो इसको बंडल कंडक्टर नहीं बोलेंगे, ये बंडल नहीं है। बंडल मतलब होता है 2 और मोर ACSR कंडक्टर। जैसे यहाँ पे क्या है, 2 ACSR कंडक्टर हैं, या फिर 2 से अधिक ACSR कंडक्टर को भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 3 ACSR कंडक्टर हैं, ठीक है, तो इनको क्या बोलेंगे, यहाँ पे ये क्या है, बंडल कंडक्टर हैं। तो ये 2 ACSR कंडक्टर का ग्रुप है, तो ये क्या कहलाएगा, बंडल कहलाएगा। ये 2 ACSR कंडक्टर का ग्रुप है तो ये भी क्या कहलाएगा, बंडल। ये 3 का ग्रुप है तो बंडल, 4, 5, 6, ऐसा नंबर ऑफ ACSR कंडक्टर्स यूज करेंगे ट्रांसमिशन के लिए, और उनको क्या बोलेंगे, हम वहां पे बंडल कंडक्टर बोलेंगे। तो बंडल कंडक्टर का यूज करने से क्या होता है, जो कोरोना इफेक्ट है ये क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। जो रेडियो इंटरफेरेंस है वो भी क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो कोरोना लॉस एंड रेडियो इंटरफेरेंस को रिड्यूस करने के लिए किसका यूज करते हैं, बंडल कंडक्टर का यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये बंडल कंडक्टर्स होते हैं, इनके मध्य में कितना स्पेसिंग होता है, कितना डिस्टेंस होता है, तो 0.26 से लेके 0.6 मीटर, यानी 20 सेंटीमीटर से लेके 60 सेंटीमीटर तक का क्या होता है, इनके मध्य में स्पेसिंग। अब इसमें जो ईच कंडक्टर है, प्रत्येक कंडक्टर है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, सब कंडक्टर। उसको क्या बोलेंगे, सब कंडक्टर बोलेंगे। बात समझ में आई।
तो यहाँ पे यदि अपने को हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन करना है 220 केवी एंड हायर वोल्टेज के लिए, तो विदाउट बंडल कंडक्टर ये पॉसिबल वहां पे नहीं होगा, ठीक है। नहीं तो अपने को अमाउंट ऑफ या वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल क्या होगा, बहुत ज्यादा यूज करना पड़ेगा। तो बंडल कंडक्टर यूज करने से क्या होता है, इसका जो डायमीटर है कंडक्टर का वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। और कंडक्टर डायमीटर इंक्रीज होने से जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस है, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस है, वो वहां पे डिक्रीज होती है, ठीक है। और इसके कारण कोरोना इफेक्ट क्या होता है, वहां पे कम हो जाता है, ठीक है। बात समझ में आई सबको। अब यहाँ पे जो ये बंडल कंडक्टर होता है, इस बंडल कंडक्टर यूज करने से एक दूसरी एडवांटेज और होती है कि हम क्या कर पाएंगे, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन कर पाएंगे। 220 केवी से हायर वोल्टेज पे भी ट्रांसमिशन पॉसिबल है। तो जब हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन करेंगे, लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन लॉन्गर होगा, तो लाइन का कैपेसिटेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। अब इन कंडक्टर्स के बीच में क्या है, एयर है, ठीक है। तो वहां पे जो इंडक्टेंस है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इसके कारण ट्रांसमिशन लाइन का जो सर्ज इंपेडेंस, आगे पढ़ेंगे क्या होता है बाद में, तो ट्रांसमिशन लाइन का सर्ज इंपेडेंस क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। और ट्रांसमिशन लाइन की जो पावर ट्रांसमिट करने की कैपेबिलिटी है, क्षमता है, वो क्या होती है, बढ़ जाती है। क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन के पावर ट्रांसमिट करने की कैपेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, वो सर्ज इंपेडेंस पे डिपेंड करती है। आगे पढ़ेंगे सब आएगा, ठीक है। तो अभी बंडल कंडक्टर समझ में आया कि क्यों यूज करेंगे, समझ में आया क्यों यूज करेंगे, कोरोना लॉस एंड रेडियो इंटरफेरेंस को रिड्यूस करने के लिए। आई बात समझ में। तो इसमें नोट करिए, इसमें लिखिएगा ट्रांसमिशन लाइन में टू और मोर, दो या अधिक एसीएसआर कंडक्टर का ग्रुप, एसीएसआर कंडक्टर का ग्रुप बंडल कंडक्टर कहलाता है। टू 20 केवी एंड हायर वोल्टेज, 220 केवी एंड हायर वोल्टेज पर इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन के लिए बंडल कंडक्टर का यूज करते हैं। टू बंडल कंडक्टर्स के ईच सब कंडक्टर, ऐसे लिखो, बंडल कंडक्टर्स के ईच सब कंडक्टर, बंडल कंडक्टर्स के ईच सब कंडक्टर के मध्य, के मध्य 0.2 से 0.6 मीटर, 0.2 से 0.6 मीटर डिस्टेंस होता है। इससे कंडक्टर का ओवरऑल डायामीटर इंक्रीज होता है, इससे कंडक्टर का ओवरऑल डायामीटर इंक्रीज होता है। ठीक है, एडवांटेज लिखिए, एडवांटेज इसकी क्या होती है, एडवांटेज ऑफ बंडल कंडक्टर, एडवांटेज ऑफ बंडल कंडक्टर, इसमें लिखिए फर्स्ट, कोरोना लॉस,
कोरोना लॉस एंड रेडियो इंटरफेरेंस, कोरोना लॉस एंड रेडियो इंटरफेरेंस को रिड्यूस करने के लिए बंडल कंडक्टर का यूज करते हैं। नेक्स्ट की हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन पॉसिबल होता है। हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन पॉसिबल होता है। इससे लाइन लॉसेस रिड्यूस, इससे लाइन लॉसेस रिड्यूस एंड लाइन एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। इससे लाइन लॉसेस रिड्यूस्ड एंड लाइन एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट की लाइन टू न्यूट्रल कैपेसिटेंस में चार्जिंग करंट, लाइन टू न्यूट्रल कैपेसिटेंस में चार्जिंग करंट इंक्रीज होती है। इससे पावर फैक्टर इंप्रूव होता है। इससे पावर फैक्टर इंप्रूव होता है। नेक्स्ट, बंडल कंडक्टर सेल्फ जीएमआर, ज्योमेट्रिकल मीन रेडियस बोलते हैं। जीएमआर का मतलब क्या होता है? ज्योमेट्रिकल मीन रेडियस। सेल्फ जीएमआर इंक्रीज करता है। इससे कंडक्टर का इंडक्टेंस एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस डिक्रीज होता है। कंडक्टर का इंडक्टेंस एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस डिक्रीज होता है। नेक्स्ट, ट्रांसमिशन लाइन का सर्ज इंपेडेंस, ट्रांसमिशन लाइन का सर्ज इंपेडेंस ब्रैकेट में लिखिए Z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट L अपॉन C, Z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट L अपॉन C। सर्ज इंपेडेंस का फार्मूला है ना। लाइन का सर्ज इंपेडेंस डिक्रीज होता है। लाइन का सर्ज इंपेडेंस डिक्रीज होता है एंड मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट करने की कैपेबिलिटी एंड मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट करने की कैपेबिलिटी, क्षमता इंक्रीज होती है। कैपेबिलिटी, क्षमता इंक्रीज होती है। तो बस ये कोरोना लॉस में लास्ट पॉइंट है, फैक्टर अफेक्टिंग कोरोना लॉस। ठीक है। सिस्टम फ्रीक्वेंसी, सिस्टम की फ्रीक्वेंसी तो अपन देखे थे कोरोना लॉस किस पर डिपेंड करता था? फ्रीक्वेंसी पे। तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने पर
जो कोरोना लॉस है ये भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने पर कोरोना लॉस क्या होता है, इंक्रीज होता है। उसके बाद में सिस्टम वोल्टेज, सिस्टम वोल्टेज, तो सिस्टम की वोल्टेज इंक्रीज होने पर भी जो कोरोना लॉस है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो वोल्टेज इंक्रीज होने पर भी कोरोना लॉस क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसके बाद में कंडक्टिविटी ऑफ एयर, कंडक्टिविटी ऑफ एयर, तो एयर की कंडक्टिविटी हाई होगी तो कोरोना लॉस क्या होगा, हायर। ठीक है, तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होने पर जो कोरोना लॉस है ये इंक्रीज होता है। ठीक है, इसके बाद डेंसिटी ऑफ एयर, डेंसिटी ऑफ एयर, तो एयर डेंसिटी इंक्रीज होने पर कोरोना लॉस जो है ये क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, अपन पढ़े थे कहां पे ज्यादा होगा, हिली एरियाज में, क्योंकि वहां पे डेंसिटी क्या होती है, कम, तो डेंसिटी कम होने पे कोरोना लॉस क्या होता है, ज्यादा होता है। कंडक्टर रेडियस, कंडक्टर रेडियस, ठीक है, तो रेडियस जो है यदि ये इंक्रीज तो कोरोना लॉस जो है ये क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसके बाद में है कंडक्टर सरफेस, कंडक्टर सरफेस, ठीक है, तो स्मूथ कंडक्टर जो होंगे, ठीक है, इनमें कम होगा, एंड रफ सरफेस में क्या होगा, ये ज्यादा होगा। इसके बाद में है एटमॉस्फेयर कंडीशन, तो एटमॉस्फेयर कंडीशन में से फॉग, स्लीट और क्या है, स्नो स्टॉर्म, फॉग, स्लीट, स्नो स्टॉर्म, ठीक है, तो इनमें कोरोना क्या होता है, हायर, एंड ड्राई वेदर, ड्राई वेदर में क्या होगा, ये कम। ठीक है, तो यदि एटमॉस्फेयर कैसा है, वहां पे फॉग यानी क्या है, कोहरा वगैरह होता है, स्लिट यानी पाला वगैरह होता है ना, और बर्फ वगैरह गिरती है जहां पे, तो वहां पे कोरोना क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इन सब में कोरोना क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, और ड्राई वेदर होगा, है ना, शुष्क मौसम है, तो वहां पे कोरोना क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो इसमें कोरोना क्या होगा, यहाँ पे कम होगा। लोड करंट का क्या इफेक्ट होगा, तो इफेक्ट ऑफ लोड करंट, ठीक है, तो लोड करंट यदि होगी तो लोड करंट इंक्रीज होने पे, लोड करंट इंक्रीज होने पे जो कोरोना लॉस है ये क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, और बंडल कंडक्टर तो पता है, बंडल कंडक्टर यूज करोगे तो कोरोना लॉस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो बंडल कंडक्टर का यदि यूज करेंगे, बंडल कंडक्टर, ठीक है, तो कोरोना क्या होता है, रिड्यूस। ठीक, बात समझ में आई सबको। तो ये कभी पूछ लिया, मान लीजिए ना, कोरोना लॉस किस पर डिपेंड करता है, तो इन सब फैक्टर्स पे वो डिपेंड करेगा, इन सब से अफेक्टेड होता है, प्रभावित होता है वो। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है ना, ये सब तो पूछ सकता है, फ्रीक्वेंसी ये सब पता है आपको, वोल्टेज सब पता है ना,
डेंसिटी ऑफ एयर, ये इंपॉर्टेंट है, एटमॉस्फेयर कंडीशन है ना, ये सब ज्यादा पूछता है, डेंसिटी ऑफ एयर, एटमॉस्फेयर कंडीशन, तो ये याद रखिए 2-3 है ना। ठीक है, अब इसके बाद में क्या देखने वाले हैं, सैग एंड टेंशन। सैग एंड टेंशन, हाँ नया टॉपिक है, सैग एंड टेंशन। कोरोना जो है वो फिनिश, ठीक है, अब सैग एंड टेंशन यहां पे देखेंगे। तो सैग एंड टेंशन का मतलब क्या होता है कि जो अपनी ट्रांसमिशन लाइन है उसमें ये सपोर्ट है, ठीक है, अब ये अपना ग्राउंड लेवल है और इस ग्राउंड लेवल पे ये सपोर्ट से यहाँ पे इनको इरेक्ट किया गया है, ठीक है। अब इन सपोर्ट्स पे क्या करते हैं, यहाँ पे इंसुलेटर लगा के कंडक्टर को सस्पेंड करते हैं। तो जब यहाँ पे हम कंडक्टर को हैंग करेंगे इस प्रकार से, ठीक है, बात समझ में आई। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम, इसका सपोर्ट पॉइंट, इसको क्या बोलेंगे, सपोर्ट पॉइंट। इस पे कंडक्टर को सपोर्ट किया गया है, फिर उसको सहारा दिया गया है कंडक्टर को, और ये कंडक्टर का क्या है, लोवेस्ट पॉइंट है, ये कंडक्टर का लोवेस्ट पॉइंट है, तो ये है लोवेस्ट पॉइंट। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसको क्या बोलेंगे हम, सैग, तो इसको बोलते हैं सैग। तो सैग का मतलब समझ में आ गया कि कंडक्टर के सपोर्ट पॉइंट एंड लोएस्ट पॉइंट के मध्य का जो डिस्टेंस होगा उसको क्या बोलेंगे, उसका सैग बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे शेप ऑफ सैग, शेप ऑफ सैग, सैग का जो शेप होता है वो कैसा होता है, कैटेनरी, कैसा होता है, कैटेनरी होता है। तो यदि पूछेगा शेप ऑफ सैग कैसा होगा, कैटेनरी होगा, बट यदि बोलेगा कि स्पॉन जो है वो कैसा है, यहाँ पे ज्यादा है, स्पैन के कंपैरिजन में यदि सैग कैसा है, स्मॉल है, ठीक है। यदि बोलेगा सिर्फ ऐसे सिंपल पूछेगा शेप ऑफ सैग इज, तो कैटेनरी, ठीक है। जब स्पेशली पूछेगा कि इन कंपैरिजन टू स्पैन सैग इज स्मॉल, देन शेप ऑफ सैग इज, तो यदि स्पैन की तुलना में सैग क्या है वहां पे कम है, तो शेप कैसा होगा उसका, तो उसका शेप ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे हम, पैराबोला, क्या बोलेंगे, पैराबोला उसको, ठीक है। तो पैराबोला पहले नहीं बोलना है, जब वो स्पेशल वर्ड यूज करेगा कि स्पैन के कंपैरिजन में सैग क्या है, स्मॉल है, तो उस समय शेप ऑफ सैग क्या होगा, पैराबोला होगा, ठीक है। तो इतना समझ में आया। तो पहले इसमें इसको नोट कर देते हैं पहले, फिर आगे पढ़ते हैं। पहले इसका डायग्राम बना लो जल्दी से। अब उसमें लिखिए ट्रांसमिशन लाइन में कंडक्टर के सपोर्ट पॉइंट, कंडक्टर के सपोर्ट पॉइंट एंड लोएस्ट पॉइंट, कंडक्टर के सपोर्ट पॉइंट एंड लोएस्ट पॉइंट के मध्य का डिस्टेंस, के मध्य का डिस्टेंस सैग कहलाता है, के मध्य का डिस्टेंस सैग कहलाता है। नेक्स्ट की टू इक्वी लेवल, कैसा है ये, समान लेवल है ना, टू इक्वी लेवल, टू इक्वी लेवल सपोर्ट पर, टू इक्वी लेवल सपोर्ट पर स्ट्रंग, स्ट्रंग यानी सस्पेंडेड स्ट्रंग कंडक्टर का शेप, कंडक्टर का शेप कैटेनरी होता है,
कैटेनरी होता है। नेक्स्ट की, यदि स्पैन के कंपैरिजन में, स्पैन की तुलना में, यदि स्पैन के कंपैरिजन में, इसको क्या बोलते हो, स्पैन, स्पैन के कंपैरिजन में, स्पैन की तुलना में सैग स्मॉल होती है, यदि स्पैन के कंपैरिजन में सैग स्मॉल होती है, तो उसका शेप पैराबोला होता है, तो उसका शेप पैराबोला होता है, तो उसका शेप पैराबोला होता है। ठीक है, बात समझ में आई? तो उसका शेप कैसा रहता है, पैराबोला होता है। ठीक है, अब जीएमआर वगैरह जो है ना अभी नहीं समझ में आएगा, जीएमआर अभी आगे पढ़ेंगे तब आएगा समझ में, है ना। जीएमआर अभी से बताएंगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा, तो आगे आएगा जीएमआर का टॉपिक, तो उस समय आ जाएगा वो, है ना। आवाज सही आ रही है कि नहीं अंकित, बाकी स्टूडेंट आवाज आ रही है बराबर? साउंड आ रहा है? ठीक, ओके। अब इसके बाद में यहां पे देखते हैं कि सैग क्या होनी चाहिए, सैग ज्यादा होनी चाहिए या फिर सैग कम होनी चाहिए। ठीक है, तो यदि सैग क्या होगी, यहां पे ज्यादा होगी, ये सैग ज्यादा होगी। ठीक है, तो कंडक्टर की लेंथ क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो कंडक्टर की लेंथ इंक्रीज होगी तो क्या होगा, कंडक्टर मटेरियल ज्यादा लगेगा, अमाउंट ऑफ कंडक्टर मटेरियल इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कंडक्टर मटेरियल की सेविंग के लिए कंडक्टर को क्या करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, उसको खींचेंगे, है ना, और उसको खींच करके हम उसको बांधेंगे। तो जब उसको खींच कर बांधेंगे तो अपना जो कंडक्टर है वो इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, तो कंडक्टर में अब लेंथ ऑफ कंडक्टर मटेरियल क्या होगी, तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल एंड कॉस्ट क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी। बट यहां पे कंडक्टर पे एक चीज इंक्रीज होगी और वो क्या होगा, टेंशन। ठीक है, तो सैग और टेंशन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं। ठीक है, यदि टेंशन इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, सैग डिक्रीज होगा, और ये टेंशन डिक्रीज करोगे तो सैग इंक्रीज होगा। तो हमने सैग को डिक्रीज किया तो टेंशन क्या हो गया, कंडक्टर पे बढ़ गया होगा। ठीक है, तो कंडक्टर पे टेंशन बढ़ेगा तो क्या होगा, कंडक्टर ब्रेक हो जाएगा। ठीक है ना, तो कंडक्टर की क्या होती है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, और वो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ और यहाँ वर्किंग टेंशन, अभी हमने जो टेंशन इसको अप्लाई करके रखा है उसको क्या बोलेंगे, वर्किंग टेंशन, उस पर कार्य करने वाला टेंशन। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिलेशन, कि यहाँ पे वर्किंग टेंशन कितनी हो सकती है कंडक्टर पे। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, वह मैक्सिमम स्ट्रेंथ है जिससे हायर वैल्यू स्ट्रेंथ पर कंडक्टर ब्रेक हो जाएगा। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब है उस मैक्सिमम, ठीक है, टेंशन को कंडक्टर विदस्टैंड करेगा विदाउट ब्रेकिंग, तो उसको बोलेंगे उसकी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। यदि टेंशन, ठीक है, ग्रेटर देन क्या होगा, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो कंडक्टर क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो कंडक्टर पर जो वर्किंग टेंशन होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, तो वो 50% और लेस देन 50% ऑफ क्या होना चाहिए, वर्किंग टेंशन, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ होना चाहिए। ठीक है, इसको यदि बोलेगा कि कंडक्टर पर जो वर्किंग टेंशन है, टेंशन, ठीक है, कंडक्टर पे ये कितनी होगी, तो लिखेंगे कि अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, जो इसकी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ किसकी होती है, कंडक्टर की होती है। ठीक है, कंडक्टर की जो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी इसका 50% क्या होना चाहिए या उससे कम क्या होना चाहिए, वर्किंग टेंशन होना चाहिए। तो 50% का मतलब क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो 50% मतलब डिवाइडेड बाई 2। यदि बोलेगा कि अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है 1000 किलोग्राम, ठीक है,
इतना वेट, इतना टेंशन क्या कर सकता है, वो सहन कर सकता है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि वर्किंग टेंशन हम कितनी रखेंगे उसमें, 500 किलोग्राम की कंडक्टर पे जो टेंशन होगी वो कितनी होगी, 500 किलोग्राम होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी, कम हो सकती है, 400 किलोग्राम हो सकती है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं रखेंगे, है ना। सेफ्टी फैक्टर बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे हम उसको, सेफ्टी फैक्टर। क्या बोलेंगे, सेफ्टी फैक्टर। तो सेफ्टी फैक्टर जो होगा, तो सेफ्टी फैक्टर कैसे डिटरमाइन करेंगे, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ अपॉन क्या हो जाएगा, 2। तो इतनी वर्किंग टेंशन उस पर वहां पे होगी। बस मैं इसको तो उसमें नोट करिएगा, उसमें लिखिए कंडक्टर मटेरियल की सेविंग के लिए, कंडक्टर मटेरियल की सेविंग के लिए सैग को रिड्यूस करते हैं, इससे कंडक्टर पर इससे कंडक्टर पर टेंशन इंक्रीज होती है, इससे कंडक्टर पर टेंशन इंक्रीज होती है और उसके ब्रेक होने की और उसके टूटने की और उसके ब्रेक होने की, उसके टूटने की पॉसिबिलिटी, संभावना इंक्रीज होती है, उसके ब्रेक होने की पॉसिबिलिटी, संभावना इंक्रीज होती है। ओके, नेक्स्ट की कंडक्टर पर वर्किंग टेंशन, कंडक्टर पर वर्किंग टेंशन कॉमा कंडक्टर की अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, कंडक्टर की अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ 50% और लेस होनी चाहिए, का 50% या लेस होनी चाहिए। अर्थात कंडक्टर का सेफ्टी फैक्टर, कंडक्टर का सेफ्टी फैक्टर मिनिमम 2 होना चाहिए, कंडक्टर का सेफ्टी फैक्टर मिनिमम 2 होना चाहिए। ठीक है, तो बात समझ में आई। तो यदि हमको कंडक्टर का क्या निकालना है, सेफ्टी फैक्टर निकालना है, तो सेफ्टी फैक्टर क्या होता है, तो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ अपॉन वर्किंग टेंशन। ठीक है, तो यदि हम अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ को वर्किंग टेंशन से डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, उसका सेफ्टी फैक्टर मिल जाएगा। अब जो टेंशन है वो किस पर डिपेंड यहाँ पे करती है, उसको यहाँ पे देखते हैं। तो टेंशन ऑन कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, तो टेंशन किस पर डिपेंड करती है यहाँ पे, डायामीटर ऑफ कंडक्टर ठीक है,
length of the conductor between support material of conductor sag in conductor wind pressure and temperature. ठीक है, तो इन पर ये डिपेंड करती है। तो यहाँ पे यदि सैग देखें, सैग किस पर डिपेंड करती है, तो सैग पर कौन, ठीक है। तो देखें कि सैग है, ये वेट ऑफ क्या कंडक्टर पर यूनिट लेंथ, ठीक है, यह स्पैन का स्क्वायर अपॉन 8 इंटू, ठीक है। जो मीटर है, मीटर क्या होगा यहाँ पे सैग होगा, तो इतना मीटर क्या होगा यहाँ पे ये सैग होगा। यहाँ पे W क्या है, तो यह वेट ऑफ कंडक्टर है, वेट ऑफ कंडक्टर, ये सैग, वेट पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ मतलब क्या होता है, प्रत्येक मीटर, ठीक है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, किलोग्राम पर मीटर, ठीक है। तो इसमें होता है वहां पे किलोग्राम पर मीटर, ठीक है। एल जो है यह स्पैन, एल है स्पैन, इसमें है इन मीटर, और टी जो है यह वर्किंग टेंशन है, वर्किंग टेंशन इन किलोग्राम, ठीक है। तो यदि देखें कि सैग ऑफ कंडक्टर्स जो है वो किस पर डिपेंड करती है, तो किस पर डिपेंड करेगी, वेट ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करेगी। कंडक्टर का वेट होगा तो सैग बढ़ जाएगी। स्पैन पर डिपेंड करेगी, स्पैन यदि ज्यादा होगा तो सैग स्क्वायर में बढ़ेगी, ठीक है। और किस पर डिपेंड करेगी, वर्किंग टेंशन पे डिपेंड करेगी। टेंशन यदि बढ़ाओगे तो सैग कम हो जाएगी। तो सैग और टेंशन एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट है। टेंशन बढ़ेगा तो सैग कम, टेंशन कम तो सैग ज्यादा, ठीक है। इसके अलावा फैक्टर और होता है तो इस फॉर्मूले में नहीं रहता, वो होता है टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर यदि इंक्रीज होगा, टेम्परेचर यदि इंक्रीज होगा तो सैग क्या हो जाएगी, टेम्परेचर बढ़ने पे कंडक्टर एक्सपैंड होता है ना, गर्म होके फैलेगा, तो कंडक्टर फैलेगा तो टेंशन कम हो जाएगी और सैग क्या होगी, बढ़ेगी। तो टेम्परेचर यदि इंक्रीज होता है, तो टेंशन क्या होती है, यहाँ पे डिक्रीज होती है। तो यहाँ पे ये फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। सेफ्टी फैक्टर का फार्मूला आपको याद रखना है, सैग का शेप कैसा होता है ये आपको याद रखना है। क्या बोले, अच्छा हाँ, सैग क्या होगा, इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो कंडक्टर क्या होगा, फैलेगा, तो सैग क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इसमें सिर्फ अपने को क्या बोला है, आपको सिर्फ क्या निकालना है, सैग। तो फार्मूले में वैल्यू को पुट कर दो, है ना, और उसको सिंप्लीफाई कर दो। तो
2.5 आया, 2.5 मीटर आया। तो यहाँ पे वेट कितना है, 0.7 किलोग्राम पर मीटर है। स्पैन कितना है, तो 200 मीटर है। तो 200 का स्क्वायर अपॉन 8, वर्किंग टेंशन कितना है, 1400। इसको सिंप्लीफाई करिए, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2.5 मीटर। ठीक है, तो अब इसको देखिए, तो अंकित क्या निकाल लियो हो, सैग निकाल लियो। अब सैग निकालने के बाद में अपने को क्या निकालना है, इसमें ग्राउंड क्लियरेंस रिक्वायर्ड कितना है, 10। तो क्या कैलकुलेट करना है, हाइट अबव ग्राउंड एट विच द कंडक्टर शुड बी सपोर्टेड। ठीक है, तो हमको क्या निकालने के लिए बोला है यहाँ पे कि ये ग्राउंड है और ये कंडक्टर को सपोर्ट किया गया है, तो ये हाइट निकालनी है जिस पर कि कंडक्टर को सपोर्ट किया गया है। और ग्राउंड क्लियरेंस यानी ये होता है ना, ट्रांसमिशन लाइन में जो लोएस्ट पॉइंट ऑफ कंडक्टर है उससे ग्राउंड का क्लियरेंस कितना होना चाहिए, बोल रहा है 10 मीटर होना चाहिए। तो हमको ये वाला पॉइंट निकालना है। तो वो वाला पॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें सैग को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमको निकालना है H। तो ये क्या होगा, ग्राउंड क्लियरेंस प्लस हो जाएगा सैग हो जाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट पे सपोर्ट करेंगे कंडक्टर को, तो वो पॉइंट क्या होगा, ग्राउंड क्लियरेंस प्लस क्या होगा, सैग। आई बात समझ में। तो सैग निकाल लीजिए, सैग निकल जाएगा। तो सैग का फार्मूला यहां पे ले लीजिए, वेट ऑफ कंडक्टर लेंथ ऑफ स्पैन अपॉन 80। ठीक है, अब यहां पे देखेंगे वेट ऑफ कंडक्टर क्या दिया हुआ है, ठीक है 680 किलोग्राम पर क्या दिया हुआ है, मीटर। मीटर दिया हुआ है, किलोमीटर है वो एक्चुअल में, इसको किलोमीटर करना है, किलोमीटर। वो किलोमीटर है, मीटर तो बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, तो वो क्या है यहाँ पे किलोमीटर है। तो 680 किलोग्राम पर किलोमीटर है ये। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो अपने को क्या निकालना पड़ेगा, पर मीटर का निकालना पड़ेगा। तो वेट क्या निकालना पड़ेगा, पर यूनिट लेंथ, पर मीटर लेंथ निकालना पड़ेगा आपको। तो मीटर लेंथ यानी क्या होता है, पर मीटर लेंथ। तो 680 किलोग्राम को डिवाइड करोगे 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है उससे। ठीक है, तो कितना आएगा ये 0.68 किलोग्राम पर मीटर। ठीक है, तो इतना किलोग्राम पर मीटर वेट आएगा। तो बताने का मतलब यही था क्वेश्चन को कि आपको यहाँ पे वेट ऑफ कंडक्टर किस में लेना है, तो वेट ऑफ कंडक्टर किस में लेना है, पर मीटर लेंथ में लेना है। क्वेश्चन में जो W है वो क्या है, वेट ऑफ कंडक्टर पर यूनिट लेंथ है, पर मीटर की ये वैल्यू है। तो यदि किलोमीटर में दिया है तो आपको किसमें चेंज करना होगा, है ना, मीटर में चेंज करना होगा। उसको चेंज करने के बाद में यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, अब स्पैन तो सबको पता है, उसको डायरेक्ट रख देते हैं, 260 मीटर दिया हुआ है। अगर स्पैन मीटर में नहीं होता, सेंटीमीटर में होता या किलोमीटर में होता तो उसको भी किसमें चेंज करते, मीटर में। ठीक है, अब उसके बाद में क्या दिया हुआ है, अपने को क्या निकालनी है, वर्किंग टेंशन। तो अभी आपने लिखे थे कि वर्किंग टेंशन क्या होती है, तो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ अपॉन क्या होता है, सेफ्टी फैक्टर। क्या लिखोगे, सेफ्टी फैक्टर। तो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी है इसकी यहाँ पे, तो यहाँ पे दिया हुआ है 3100 किलोग्राम। सेफ्टी फैक्टर कितना बोल रहा है, 2, तो कितना 1550। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू को रखेंगे 1550। अब इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी सिंप्लीफाई करने पे, इसको 3.7 मीटर। ठीक है ना, इतना मीटर आया। अब ये जो मीटर आया यहाँ पे, अब उसके बाद में क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस कितना है, 10 प्लस 3.7, तो 13.7 मीटर। तो हमको कंडक्टर को कितने हाइट पे लगाना पड़ेगा, 13.7 मीटर पे। तो उसमें 3.7 क्या हो जाएगा, सैग, और 10 मीटर क्या होगा, ग्राउंड क्लियरेंस रहेगा। ठीक है,
तो जरूरी नहीं है आपको एग्जाम में ये पूरा क्वेश्चन दे, आपको सिर्फ एक पार्ट देगा, इसका छोटा सा पार्ट दे देगा, है ना। आपको बोलेगा 10 मीटर ग्राउंड क्लियरेंस है, ठीक है, ग्राउंड क्लियरेंस कितना होना चाहिए 10 मीटर, सैग है मान लीजिए 3.7, तो सपोर्ट ऑफ द कंडक्टर क्या होगा, तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा वहां पे, ठीक है। या हो सकता है आपको क्या दे दे, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ दे दे, सेफ्टी फैक्टर निकालने बोल दे, वर्किंग टेंस दे दे, बोले सेफ्टी फैक्टर निकालो, तो छोटे छोटे से क्वेश्चन बना सकता है। तो यहाँ पे आपको फार्मूले ये सब याद रखने चाहिए। अब उसके बाद में देखेंगे इफेक्ट ऑफ विंड प्रेशर एंड आइस ऑन सैग, ठीक है। तो यदि अपन देखेंगे कि ये अपना कंडक्टर है, ठीक है, तो ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर का जो वेट होगा उसको क्या बोलेंगे अपन, वेट ऑफ कंडक्टर। तो वेट ऑफ कंडक्टर क्या होगा, इस तरह से वर्टिकली वर्क करेगा, है ना, ग्रेविटी के कारण। अब यदि मान लीजिए इसके ऊपर में क्या होता है, आइस डिपॉजिट हो जाती है, जहां पे स्नो स्टॉर्म होता है ना, जैसे शिमला है ना, कश्मीर है, तो वहां पे जो लाइन के कंडक्टर होंगे उनके ऊपर में क्या होगा, यहाँ पे जो स्नो है, जो बर्फ है, वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगी, डिपॉजिट हो जाएगी, ठीक है। तो इसके ऊपर में क्या डिपॉजिट हो गई, यहाँ पे ये आइस डिपॉजिट हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे वेट ऑफ जो आइस होगा वो वेट ऑफ आइस क्या करेगा, इस तरह से वर्टिकली वर्क करेगा, बस में। तो दोनों ही क्या करेंगे, यहाँ पे वर्टिकली वर्क करेंगे। तो वेट ऑफ कंडक्टर एंड वेट ऑफ आइस दोनों वर्टिकल वर्क करेंगे यहाँ पे। लेकिन यदि हम देखेंगे यहाँ पे विंड का प्रेशर यहाँ से आ रहा है, ठीक है, ये क्या आ रही है, विंड, यानी तेज हवाएं चल रही हैं यहाँ पे। तो जो विंड का प्रेशर होगा वो कंडक्टर पे किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, इस डायरेक्शन में। तो हम क्या बोलेंगे इसको, ये क्या है, वेट ऑफ विंड है, वेट ऑफ क्या है, ये विंड है, ठीक है। तो इस कंडीशन में सैग क्या होगा, ठीक है, इस कंडीशन में सैग क्या होगा। तो जैसे हम देखें कि ये हमारा क्या है, ऐसा कंडक्टर है। अब ये कंडक्टर यहाँ पे क्या है, सपोर्ट है, इसका सपोर्ट यहाँ पे है ऊपर में, ये कंडक्टर यहाँ पे इस प्रकार से सस्पेंडेड है। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये ऐसा सैग रहेगा ड्यू टू वेट ऑफ कंडक्टर एंड वेट ऑफ आइस, उसके कारण जो वेट होगा, ठीक है, इस प्रकार से वर्क करेगा। अब विंड का प्रेशर आएगा, तो विंड का प्रेशर क्या करेगा, कंडक्टर को ऐसा मूव करेगा, ठीक है। तो कंडक्टर ऐसा मूव होगा, तो कंडक्टर मूव होगा तो हम देखेंगे कि सैग यहाँ पे आ जाएगा, ये बस में ही ना। तो कंडक्टर अपनी पोजीशन से क्या होगा, ऐसा शिफ्ट हो जाएगा। तो कंडक्टर को ऐसा होना चाहिए था, बट कंडक्टर यहाँ पे आ जाएगा तो अपनी पोजीशन से क्या होगा, वो थीटा डिग्री डिस्प्लेस्ड हो जाएगा। तो अब यहाँ पे सैग जो होगा उसको क्या बोलेंगे, स्लंट सैग बोलेंगे। स्लंट सैग यानी क्या होता है, तिरछी लाइन, तिरछी लाइन को क्या बोलते हैं, स्लंट लाइन। तो इस समय जब ये इस प्रकार से यहाँ पे ये लाइन बन रही है, कंडक्टर इस पोजीशन पे आ जा रहा है, ठीक है, तो इस समय उसमें जो सैग होगा उसको क्या बोलते हैं, स्लंट सैग बोलते हैं। आई बात समझ में। तो यदि हम देखें यहाँ पे कि ये कंडक्टर है सपोज, तो इस कंडक्टर पे जो वेट ऑफ कंडक्टर है एंड वेट ऑफ आइस है, ये दोनों कैसे वर्क करेंगे यहाँ पे, ठीक है, वर्टिकली वर्क करेंगे। और वेट ऑफ क्या होगा, विंड, वेट ऑफ विंड क्या करेगा, इस प्रकार से वर्क करेगा। तो जो कंडक्टर है इस पे जब टू फोर्स एक्ट करेंगे तो कंडक्टर जो है अपनी पोजीशन से क्या होगा, ये थीटा डिग्री यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल वेट ऑफ कंडक्टर यहाँ पे होगा। तो टोटल वेट ऑफ कंडक्टर में कितने कंपोनेंट्स हो गए हैं, 2, ठीक है, वेट ऑफ विंड, वेट ऑफ कंडक्टर एंड आइस, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल वेट ऑफ कंडक्टर यदि हमको पता चल जाए तो हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे स्लंट सैग निकाल सकते हैं, बात समझ में। तो यहाँ पे देखेंगे टोटल वेट ऑफ कंडक्टर क्या है, W2 है। तो इसको यदि देखें कि WC क्या है, तो यह है वेट ऑफ कंडक्टर है, वेट ऑफ कंडक्टर, ठीक है, पर यूनिट लेंथ। WI क्या है, वेट ऑफ आइस है ये,
ऑन कंडक्टर पर यूनिट लेंथ, ठीक है। और W क्या है, तो यह है वेट ऑफ विंड है, वेट ऑफ विंड पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो WT क्या है, तो WT है टोटल वेट ऑफ कंडक्टर पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो टोटल वेट ऑफ कंडक्टर क्या है, ये पर यूनिट लेंथ है, ओके। अब यहां पे देखेंगे कि टोटल वेट ऑफ कंडक्टर क्या होगा, ठीक है। तो यहां पे ये कौन सा ट्रायंगल बन जाएगा, ये देखो ये कौन सा ट्रायंगल बन जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। तो क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम का स्क्वायर हो जाएगा बेस का स्क्वायर अपॉन क्या होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। एंगल के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर ये हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, बेस का स्क्वायर, और ये हाइपोटेनस हो जाएगी कर्ण, ठीक है। तो कर्ण निकाल सकते हो, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो ये टोटल वेट ऑफ क्या हो जाएगा, कंडक्टर पर यूनिट लेंथ अपने पास में आ जाएगा। तो इसके बाद में क्या निकाल लेंगे यहाँ पे, स्लंट सैग। तो स्लंट सैग जो होगा, ठीक है, वो क्या होगा, तो फार्मूला सेम रहेगा, ठीक है। बट यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, टोटल वेट ऑफ कंडक्टर जो ये कैलकुलेट किए उसको रखना पड़ेगा, स्पैन का स्क्वायर अपॉन क्या होगा, 8 इंटू टी, वर्किंग टेंशन। आई बात समझ में। अब यदि हमको वर्टिकल सैग निकालना है, वर्टिकल सैग कि इस समय में जब ये स्लंट हुआ है, ठीक है, तो इस समय में वर्टिकली कितना होगा सैग, ठीक है। तो उस सैग को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके लिए हमको क्या लेना पड़ेगा, ये एंगल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इस एंगल को हम किससे निकाल सकते हैं, टेन थीटा से। टेन इनवर्स क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस से क्या निकाल सकते हैं, टेन थीटा। टेन थीटा हमारे पास में आएगा तो क्या निकाल सकते हैं हम, वर्टिकल सैग। तो वर्टिकल सैग जो होगी, ठीक है, वो, ठीक है, स्लंट सैग, स्लंट सैग इनटू इस एंगल की क्या होगी, कोसाइन वैल्यू होगी। कौन सी वैल्यू, कोसाइन, यानी कि कॉस थीटा होगा, है ना। कॉस थीटा में क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या हो जाएगा, वर्टिकल, आधार क्या हो जाएगा, वर्टिकल, और ये क्या हो जाएगा, कर्ण, ठीक है। यदि हम लिखें कि ये, ठीक है, ये अपना क्या हो गया, सैग, कौन सा हो गया, ये वर्टिकल सैग, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, स्लंट सैग, स्लंट सैग, बात में आ गई ना। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगी, वर्टिकल सैग। तो वर्टिकल सैग क्या होगी, स्लंट सैग इनटू क्या होगा, cos फाई होगा। तो स्लंट सैग कैलकुलेट करके उसको cos फाई से, cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगी, वर्टिकल सैग आ जाएगी। इसमें से क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, फिर भी नोट कर लो, कभी मान लो पूछा हो, है ना। वेट किलोमीटर में ही होगा ना हमेशा, ठीक है। अब जरूरी नहीं है, क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है ना, किलोमीटर में भी दे सकता है वेट, वेट किलोग्राम पर किलोमीटर भी दे सकता है, वेट किलोग्राम पर मीटर भी दे सकता है। किसी में भी दिया हो, आपको पर मीटर में ही लेना है, क्योंकि फार्मूले में जो W है वो पर मीटर को शो करता है ना, वेट पर मीटर को शो करता है, ठीक है अंकित, वेट पर मीटर को वो शो करता है।